नमस्कार, खास खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक बधाई। और अनेक राजनीतिक विषयों को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए किसान नेता रणदीप आर्यफल हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो जो विपक्ष पर सरकार की कार्रवाई है उसको आप कहाँ देखते हैं। दूसरा, विपक्षी दलों को नेताओं को सरकार भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद टिकट दिए जा रही हैं, उसको लेकर उनका क्या मंतव्य है। और जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का विषय सारे देश में चल रहा है उसको लेकर इनका क्या मानना है। रणदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते। खास खबर में खास खबर हरियाणा के सब्सक्राइबरों को होली फाग पर्व पर बधाई, शुभकामनाएं, नमस्ते। जो हमारा आज का विषय है वो सबसे पहला विषय है कि अरविंद केजरीवाल पर ईडी की तरफ से शराब घोटाले में कार्रवाई की गई है, उनको जेल के अंदर डाला गया है। इस विषय को आप कैसे देखते हो? कार्रवाई कैसी है, उचित है या अनुचित है? देखो, पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। हर पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी, ईमानदार, सुचिता वाली पार्टी कह रही है। यह विषय समाज के लोगों को देखना है। आज मेरा भी कृष्ण प्रजापति जी के पास आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपनी बात समाज को रखूं। मूलतः मैं भारतीय किसान संघ हरियाणा का कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं। मेरा विषय हमेशा किसानों से संबंधित रहता है। लेकिन अब पूरे देश के अंदर चुनाव का माहौल है तो मन में जिज्ञासा आई, हमें राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। देश है तो सब कुछ है। विषय है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया 21 मार्च को। आप पार्टी वाले, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये निर्दोष है, इसको गलत गिरफ्तार किया। मैं कहता हूं सही। कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी विवेचक अधिकारी, कोई भी इंस्पेक्टर, निरीक्षक किसी व्यक्ति को बिना तथ्य के गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो उसको कोर्ट के अंदर फटकार सहनी पड़ेगी, क्योंकि तथ्य के बिना किसी गिरफ्तारी संभव नहीं। अरविंद केजरीवाल ने, संजय ने, मनीष सिसोदिया आदि ने जो खर्चे एडजस्ट करने के लिए आबकारी नीति का जो ठेका दिया साउथ ग्रुप को, और साउथ ग्रुप से लगभग 600 करोड़ रुपए पंजाब के चुनाव के लिए, केरल के चुनाव के लिए लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि तथ्य आ रहे, और जो देने वाला है दिनेश अरोड़ा है, संजय नाम का व्यक्ति है, उन्होंने वीडियो आदि भी बनाई हुई है। इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूं समाज के लोगों को। ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है 2011 में जब लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2011 में लोकपाल अभियान चलाया था। भी लोकपाल होना चाहिए हमारा देश के अंदर, भाई किसी को भी सजा दे दे। उसमें अन्ना हजारे ने, यानी कि 4 अप्रैल से लेकर 2011 में 28 दिसंबर 2011 तक एक आंदोलन चला पूरे देश के अंदर भी लोकपाल अधिनियम व्यवहारी होना चाहिए और उसमें समय निर्धारित होना चाहिए। भ्रष्टाचार में काम किया केंद्र सरकार ने 2013 में, फिर लोकपाल बनाया। उस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति हुई, राजनीति में आना हुआ, और इन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया कि ये भारत के सबसे ईमानदार नेता बनेंगे, भारत को एक दिशा देंगे। तो वास्तव में 2 बारी मुख्यमंत्री दिल्ली के बने भी हैं। लेकिन मन के पीछे क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार प्रशासनिक विषय नहीं है,
भ्रष्टाचार का विषय है, सामाजिक विषय, चरित्र का विषय। मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे, उसे रोकेगा कौन? यानी कि ये तो आत्मा का विषय है। ईमानदारी से हमने देश समाज अपने कर्तव्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति में जो शराब घोटाले में जो घोटाला किया है उसका दोषी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी पिटीशन भी खारिज होती गई, जमानत भी खारिज होती गई। अब देश में किससे संभावना करें? इसी प्रकार अब बीजेपी ने जो विषय बताया था, आप रख रहे थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी ने 2017-18 में चलाया था। मार्च 2018 में जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पॉलिसी लॉन्च हुई, 60 फर्जी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को करोड़ों रुपए धन दिया। यानी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को 5,721 करोड़ ऐसा धन आया जिसके देने वाले डिफॉल्टर हैं, विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिनके वारंट जारी हैं, जिनको कन्विक्शन होनी, और वो फर्जी कंपनी बनाकर बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाए। कहने का मतलब जब भी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड पॉलिसी बनाई, यही पूरे देश के लिए आपराधिक विषय था। बीजेपी की मैं इस बारे में आलोचना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री की आलोचना करता हूं। ये बहुत बड़ा आपराधिक विषय छेड़ा था। इसमें किसको दोषी मानते हो? मैं प्रधानमंत्री को मानता हूं, पूरी की पूरी कैबिनेट को मानता हूं। इसमें जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अंदर करना था, उन लोगों से चंदा लिया और चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड बीजेपी के खाते में भरवाया। तो इससे पूरे देश का वातावरण खराब हुआ। नुकसान क्या हुआ देश को? जो लोग जेल में जाने थे, विलफुल डिफॉल्टर थे, वो बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया, एसबीआई के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, और विदेशों में चले गए। यानी कि कई हजार करोड़ रुपए, कई लाख करोड़ रुपए का चूना उन लोगों ने भारत को लगाया। और वो लोग विलफुल डिफॉल्टर लोग, जो भारत के कारपोरेटेड लोग हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, वे स्विट्जरलैंड बैंक देश में जाकर वहां स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, जिनको काला धन कहते हैं। मोदी जी कह रहे थे भी काला धन वापस आएगा, नहीं आएगा। भारत के, जिनको मैं जानता हूं, 80 से ज़्यादा ऐसे लोगों को, कारपोरेट लोगों को मैं जानता हूं, जिन्होंने भारत सरकार से, बैंकों से, चेयरमैनों से कमीशन दे के बैंकों के मोटे मोटे लोन लिए। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, अन्य देशों में बड़े बड़े उनके फार्म हाउस हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड चलाया, ये बीजेपी ने भी गलत चलाया। इसमें बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। अब विषय आता है, कृष्ण जी, विषय आता है कि भारत में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। मैं नहीं मानता खत्म होगा। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 180 देश हैं और भारत का जो रैंक है वो 93 नंबर पे है। यानी कि भारत में 93 नंबर की वो है, भ्रष्टाचार है, पीछे है। यानी कि 1 नंबर में जैसे कनाडा के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहाँ के नागरिकों में अपने देश के प्रति बहुत ईमानदारी है। और हमारे यहाँ लगभग, मैंने तो नहीं लगा भी 99% लोग भ्रष्टाचारी हैं। वो कैसे? अब मोदी कह रहा है भी मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। कैसे करेगा? अब चुनाव से, आगमन और निगमन विधि से पता लग जाता है। समाज के लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए। जैसे अब चुनाव आ गया, अब 2009 में इसने, जो जिंदल यहाँ का एमपी पहले रहा, इसने 2009 में 11 ब्लॉकों का आवंटन लिया, ठेका लिया था। उसमें 80,000 करोड़ का घोटाला किया था।
80,000 करोड़ का। और नरेंद्र मोदी कहता था इसे अंदर करेंगे, जेल में भेजेंगे, जेल में भेजेंगे। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी कहता था अजीत पवार को जेल में भेजेंगे, जेल में भेजेंगे, बड़ी बड़ी जनसभाओं में संकल्प लेता था। अजीत पवार कौन है, क्या? ये महाराष्ट्र का है, उप मुख्यमंत्री बन रहा, उन्होंने भी घोटाला किया था। इससे इसी प्रकार जो हेमंत शर्मा नाम का था, उसको भी जेल में भेजेंगे, जेल में बीजेपी में आ गए तो वो शुद्ध हो गए, वॉशिंग मशीन बन गए। इस प्रकार के धीर साहू है, अनेक लोग हैं। कहने का मतलब भारत के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये कम नहीं होगा। तो आप क्या मानते हो कि जो भाजपा है वो संरक्षण दे रही है? भाजपा में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। भाजपा को बेनिफिट मिल रहा, हिंदू संगठन है। कांग्रेस को लाभ मिल रहा, भाई वो मुस्लिम तुष्टिकरण संरक्षण का काम कर रही है। तो कहने का मतलब ईमानदारी किसी भी संगठन में नहीं है। भारत के अंदर भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं देश के विरोध में काम कर रही हैं। तो बस ये मेरा अभियान है, ये मेरा मिशन है। मैंने व्यक्तिगत तौर से भ्रष्टाचार में काम किया, रेड हैंडेड भी कराए, 7, 13, 49, 88 में काम करवाया। सेल्फ डिक्लेरेशन व्यवहारी हो वो भी नहीं हुई। यानी कि लोगों का जमीर इतना है, अगर लोगों को कह दे 10,000 रुपये में लोग अपने जमीर को झूठा लिखवाना, तो 10,000 का 500 का नोट दे दे, उसी में झूठी डिक्लेरेशन कर देंगे। तो मेरा आज आपके समक्ष मीडिया में आने का उद्देश्य ये है कि चुनाव का दौर है। अधिकतर भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र किसान बाहुल्य राष्ट्र है। हम सभी भारतवंशियों का दायित्व बनता है चुनाव के समय में जो व्यक्ति ईमानदार है, वो किसी भी पार्टी से हो, ये मत देखो कोई आदमी हेलीकॉप्टर में आ रहा, बड़ी गाड़ी में आ रहा। जो व्यक्ति ईमानदार है, जो संगठन ठीक है, बेस्ट है, उसको वोट दे। और मेरा एक और उद्देश्य है आज कृष्ण प्रजापति जी के पास आने का, कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का राजनीतिक लोग शोषण करते हैं। इस शोषण से हमें बचना है। रैलियों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं, वहां संख्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग दिखाते हैं। तो आप राजनीतिक रैलियों में ना जाएं, किसी के पास ना जाएं, अपनी कमजोरी ना दर्शाएं, ये आपका भला करने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना होगा और सोच समझकर वोट देनी होगी। तो आप क्या मानते हो कि जो अब विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उनको स्वच्छता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को मैं तो एक नंबर का झूठा आदमी कहता हूँ। वो प्रधानमंत्री हैं, शीर्ष प्रधानमंत्री, लाखों लोगों के अंदर जो बात कहता है और वो झूठी साबित होती है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब विषय है जितना, जब झूठे समाज के अंदर जो परसेप्शन बन जाता है, अब भारत की राजनीति में झूठ का परसेप्शन बन चुका है। अब उसको कैसे हम संस्कारी करें, ये समाज का जो निचला तबका है, शोषित तबका है, इसका दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कारित करें, कैसे राष्ट्रभक्त बनाएं, कैसे जिम्मेदारी से उनको अच्छी शिक्षा दें, ताकि भविष्य में वो राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। तो क्या मानते हो कि कौन सी पार्टी को लोग वोट दें, किस नेता को वोट दें? ये एक समझने का विषय है कि लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये भ्रष्टाचार नहीं करता। ये तो बात ये है जी, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1881 में वाराणसी में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी ने एक नाटक लिखा था, अंधेरी नगरी। उस टाइम शोषण बहुत होता था। कुछ अंग्रेज शोषण करते थे, कुछ उनके जागीरदार होते थे आगे। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजा।
वो परिस्थिति के अनुसार उस समय जो 1880 में जो लैंड लिखी थी भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने, उस समय तो या ना हो, लेकिन अब इस समय हमारे देश के अंदर लूट खसोट, पार्टियों का व्यवसायीकरण। देखो, पहले राजनीति में आते थे संपन्न लोग, ईमानदार लोग, बीच में इज्जतदार लोग। 80 के दशक में, 1960 के दशक में, 50 के दशक में ईमानदार लोग, समाज सेवा करने वाले लोग आए। लेकिन 1990 के बाद राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया, बिजनेस हो गया। राजनीति में आते हैं, दिल्ली में लूट मचाते हैं, दूसरी जगह लूट मचाते हैं, 1 मिनट, और दान देते हैं डांड पुंडरी में, कैथल में। यहां आकर धर्मात्मा बन जाते हैं और प्रत्याशी बन जाते हैं, चुनाव में भी आ जाते हैं। जैसे अब नवीन जिंदल ही को ला लो। नवीन जिंदल जिस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, जहां पर इसकी JPCL है, जिंदल पावर स्टील लिमिटेड कंपनी है, स्ट्रक्चर खड़े हैं, वहां के लोग इसको लुटेरा कहते हैं, और यहां आकर धर्मात्मा बन जाता है। ऐसे लोग राजनीति में अब स्थापित हो गए हैं। अब जो लोग एक बार स्थापित हो जाते हैं, देखो, लोकतंत्र की आयु कम है और पूंजीवाद की आयु ज्यादा है। इस समय भारत की राजनीति पर पूंजीपतियों का वर्चस्व है। अब देखो, बीजेपी RSS का मुख्य संगठन है। RSS को अच्छा संगठन है, हिंदूवादी सोच का संगठन है, लेकिन RSS भी इसके सामने इस टाइम कमजोर पड़ गया, बीजेपी के सामने। ये दुख का विषय है। अब मुझे नहीं लगता कि भारत में ईमानदारी बढ़ेगी, भारत में और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बढ़ेगा, और पूंजीपति लोग सक्रिय होंगे राजनीति में। ऐसी ऐसी कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, फार्मेसी की, जिन्होंने कई कई करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में दिया। क्यों दिया? क्योंकि दवा माफिया देश के अंदर इतनी बुरी तरह सक्रिय हो रहा है कि उसकी स्थापना हम तोड़ ही नहीं सकते। 10 रुपए की दवाई बस कह दिया। अब ये कोरोना के इंजेक्शन लगे, जब कोरोना का वायरस का DNA ही नहीं पहचान में आया और इंजेक्शन बन गया और सभी देशवासियों के लिए अनिवार्य हो गया। तो ऐसी ऐसी कंपनियां स्थापित हैं जिनका हम विरोध भी नहीं कर सकते। ये था मॉडिफाइड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी 2011 में मनमोहन सिंह ले आया था, 26 राज्यों में ले आया था एग्रीकल्चर मॉडिफाइड इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर वो 52 राज्यों में सक्रिय होगी। अब पूरे देश के अंदर सरकार को भी और किसानों को भी बीमा कंपनी ने चूस लिया। करोड़ों रुपए कमा के गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी स्थापना नहीं हम तोड़ सके, फार्मेसी का एक अधिकार नहीं तोड़ सके, हेल्थ सर्विस का एक अधिकार नहीं तोड़ सके, प्राइवेट लोगों का, कारपोरेट लोगों का। तो इसलिए बस अब समाज के लोगों को जागरूकता दिखानी होगी। जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसको वोट दें। और पुनः कृष्ण प्रजापति जी, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करता हूं कि राजनेताओं की रैलियों में किसान वर्ग के, खासकर ग्रामीण और किसान वर्ग के लोग ना जाएं, ना अपना शोषण कराएं। शहर के लोग कभी रैलियों में नहीं जाते, कभी चुनाव वाले नेताओं के पीछे नहीं पड़ते। आप अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अच्छे संस्कार दें, इसी में राष्ट्र का निर्माण संभव है। अन्यथा अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजे की स्थिति रहेगी। धन्यवाद। तो रणदीप आर्य जी जो किसान नेता हैं, उन्होंने आज लोकतंत्र में राजनीति और राजनीति में भ्रष्टाचार, जन लोकपाल आंदोलन से उत्पत्ति हुई अरविंद केजरीवाल, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और वो फिर अंदर जाना, इन सभी विषयों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड का विषय पूरे देश में चला हुआ है उसको लेकर, और राजनेताओं का किस प्रकार हम चयन कर सकते हैं ईमानदार लोगों का राजनीति में,
आदि विषयों पर जो चर्चा की है उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए खास खबर हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।